बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबूज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको भी गुड मॉर्निंग। लेकिन आपकी आगाज़ जो है वो गुड से नहीं हुआ क्योंकि आपका कुछ ये हुआ जी, ये हुआ। अबूज़र बताना चाह रहे हैं कि ये मैं अभी जब वॉक करके आ रही थी एकदम से नीचे गिर गया, तो मैंने सोचा कि बाद में पहन लूंगी, अभी यहाँ रख देती हूँ। हम आपको वेलकम कर देते हैं शो में। और इसके साथ एक और गुड न्यूज़ भी किसी के लिए कल नहीं थी। कल हमें शुरू में ये मालूम हुआ कि कुछ जो हुजाम हैं या सैलून वाले हैं, जो हेयर ड्रेसर्स हैं, उनको ओपन करने के लिए इजाज़त मिल गई पंजाब में दीगर सूबों में। लेकिन कल पूरा दिन जब उन्होंने काम कर लिया तो रात को ये उनके लिए अच्छी खबर बनी थी कि अभी लॉकडाउन मजीद उनके लिए। अच्छा, नोटिफिकेशन में जब उनका नाम नहीं आया तो कुछ लोग ऑब्वियसली एक्साइटेड होकर उन्होंने अपने अपने दुकानें और अपने अपने सैलून्स खोल लिए थे, लेकिन फिर बंद करने पड़े। पर मुझे फील हो रहा था उन लोगों के लिए जो घर बैठे हैं और डिसाइड कर रहे थे कि अब जाके फाइनली हम अपनी ट्रिमिंग करा लेंगे, लड़कियों के लिए प्लकिंग करा लेंगे, उनको भी जाना था, लेकिन वो भी नहीं जा सके। लेकिन वो कैंसिल हो गया। और मैं ये सोच रही थी कि अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पूरा जो बिजनेस है अगर लॉकडाउन के अंदर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें पानी भी इन्वॉल्व है, टचिंग भी इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें। काफी लोग ऐसे हैं, हमने एक प्रोग्राम भी किया था इस पर कि आप जो है घर बुला सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए, या फिर ऑनलाइन सर्विसेज भी ऐसी हैं, तो इतना परेशान ना हो। ये नहीं होता कि आप के बाल जो ऐसे बढ़ते रहेंगे, दाढ़ी नहीं हो सकती, स्टे एट होम। अगर कटिंग नहीं भी होगी 2 हफ्ते और कोई सर्विसेज आपको नहीं भी मिलेंगी तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल जी, जो परेशानी की बात है उस पर भी बात कर लेते हैं कि केसेस की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, दुनिया भर में कोरोना वायरस ने किस तरह अपनी लपेट में लिया हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक को जो हॉटस्पॉट बन गए हैं। इन तमाम चीजों पर बात होगी टॉप स्टोरीज के बाद। टॉप स्टोरीज जानते हैं। कराची में मशकूक अमवात, 2 हफ्तों में 109 हलाकतें मुअम्मा। वज़ीर आला सिंध माहिरीन सेहत का कोरोना का खदशा। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की तादाद 111, 1446 मरीज सेहतयाब। बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक नई परेशानी। वतन वापस आने वाले 7 दिन होटल में रहेंगे, खर्चा भी खुद उठाना होगा। हुकूमत ने मखसूस कारोबार खोलने की इजाजत दी, शहर शहर लोगों की अपनी मर्जी, हिफाजती तदाबीर भी ना होने के बराबर। और जैसे कि टॉप स्टोरीज में टॉप स्टोरी ये है कि इस वक्त परेशानी है, पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये भी तासुर दिया गया कि लॉकडाउन में थोड़ी सी कमी लाई जाएगी क्योंकि कुछ हमारे इमरजेंसी उतनी नहीं है, लेकिन इसकी कॉन्ट्राडिक्शन आई कल वज़ीर आला सिंध की जानिब से। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन भी आई। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि वफाक ने जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड किया है और नरमी की है, सिंध बिल्कुल भी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना ही उन्होंने ऐसा किया। जितने भी कारोबार वफाक ने खोलने की इजाजत दी थी और बाकायदा एक्सप्लेन भी किए गए थे हमाद अजहर की तरफ से, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, हमाम का बाद में ऑब्वियसली वो क्लियर हो गया। उन्होंने कहा ऐसा कोई कारोबार सिंध में नहीं खुलेगा, बल्कि अगले 2 हफ्ते तक सख्त तरीन लॉकडाउन होगा, कोई शहरी बाहर ना आए। उन्होंने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि बाकी सूबों की अपनी मर्जी है, लेकिन सूबा सिंध ने ये ऑप्शन ऑप्ट किया कि हम स्ट्रिक्टनेस लेकर आएंगे। अब आप पंजाब में सूरत हाल देख लें अबूज़र, कल लाहौर मतलब जेन्युइनली ट्रैफिक नजर आ रही थी, सड़कों पर लोग बाहर निकले हुए थे, और जब लोग बाहर निकलते हैं तो एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ये भी देखा गया काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अब चाह रहे हैं कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुली जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी इस तरह से अपने मुतालबात नहीं लेके आने चाहिए क्योंकि सिचुएशन अभी कुछ काम डाउन नहीं हुई है कोरोना को लेकर। फिर इसके साथ साथ ताजिर बरादरी जा रही थी कि वो भी तमाम ऑफिस, उनके दफ्तर, उनके तमाम कारोबार, बाजार सब खोल दें। ऐसे नहीं पॉसिबल है, लेकिन जितनी रिलैक्सेशन दी है वो भी सिंध में नहीं दी गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ऐसा लगा कि बड़ी अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो सिंध में नजर आ रही है। वज़ीर आला सिंध खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड जो अमवात हैं वो तो हम बता ही रहे हैं क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होने के बाद अमवात वाक़ हो रही हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अस्पतालों में बहुत से ऐसे लोग जो जब हॉस्पिटल लाए जाते हैं या तो मुर्दा हालत में होते हैं या आते साथ ही टेस्ट करने से पहले ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। सो वी आर नॉट श्योर कि अगर वो कोविड पेशेंट है या नहीं है, ऐसा कहना था मुराद अली शाह का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अननोन डेथ्स हैं
उसकी भी हमें तशवीश करनी चाहिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फैमिली इशू के जब वो लेके आते हैं कोई मैयत, उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है, तो जब पोस्टमार्टम नहीं हो सकता तो वो आप नहीं बता सकते कि ये वाकई ऐसा मामला है कोरोना का कि नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसा इसके साथ सिविल इसमें एडिशन एक करते हैं कि जो फैसल ईदी हैं उन्होंने इस बात से आगाज़ किया था कि बहुत सी ऐसी उन्होंने मैयतें उठाई हैं उन्होंने उनके मुताबिक कराची से, जो कि बता नहीं सकते थे कि वो क्या उनको मर्ज था। तो ये बहुत परेशानी थी। 400 के करीब उन्होंने कहा कि हमने लाशें उठाई हैं कराची से, तो वो परेशानी सबके लिए बन गई। और फिर ये तब भी इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था उनका जब ये एसओपी आया था कि मरने के बाद कोरोना पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि लोग चाहते हैं कि हम उनको बाकायदा गुस्ल दें और पूरा एक प्रोसीजर हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एनीवेज, ये जो सिचुएशन है इसको विफाक ने कुछ अच्छे तरीके से नहीं लिया और विफाक की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आया वज़ीर आला सिंध के ऊपर। उन्होंने कहा कि पैनिक फैलाया जा रहा है, अफरा तफरी की सिचुएशन हो जाएगी, अमवात अगर सामने आ रही हैं तो फिर सिंध ने पहले से ही इकदाम कर लिए थे तो फिर उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आए। ये कल फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वजीर और तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, सईद गनी साहब, उनसे पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। वज़ीर आला क्या कहना चाह रहे हैं कि अमवात हो रही हैं और टेस्ट नहीं हो रहे, ये तो बड़ी फैक्चुअल बात नहीं लगी। मतलब आप देखिए कि क्या अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो बॉडी से सैंपल लेकर पता नहीं चलाया जा सकता था कि जिसकी मौत वाक़ई हुई वो कोविड पेशेंट था या नहीं था? देखिए जी, जो डॉक्टर्स का कहना है कि जो शख्स इंतकाल कर जाता है उसके बाद उसका कोरोना का टेस्ट नहीं हो सकता है, और जो हमारे पास ज़्यादा केसेस हैं, जो डेथ्स हुई हैं 41 जो ऑफिशियल रिकॉर्डेड हैं डेथ्स हमारी, उनमें भी अक्सर पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में आने के 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो जो हॉस्पिटल आ जाते हैं, जिनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, उनके टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हॉस्पिटल में आए और चंद घंटों में उसकी डेथ हो जाए तो उसका टेस्ट मुमकिन नहीं होता। फिर हमें डॉक्टर्स की जो राय होती है उसको उस पर यकीन करना पड़ता है। जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं उसके मुतालिक हम अपने फैसले करते हैं। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि 15 अफराद कम से कम ऐसे ज़रूर हैं उस शहर में जिनके इंतकाल के जो असबाब हैं, जो रीज़न्स हैं, वो लगते हैं कि कोरोना की वजह से हैं। तो बहरहाल अब ये फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट हमें कहे, डॉक्टर ये कहे, तो फिर उनकी जो तदफीन थी वो हमने कोरोना पेशेंट की जो एसओपीज होती हैं दफनाने की। सही गनी साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग इस बारे में कंफर्मेशन नहीं सकते, तो फिर अगर कंफर्मेशन नहीं कर सकते तो फिर लाइल्मी का भी अंदेशा है ना कि अगर आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते फिर ऐसा बयान दिया और जिससे मज़ीद पैनिक भी क्रिएट हो सकता है, या फिर कोई पैगाम देना चाहते थे वफाकी हुकूमत को, कुछ ऐसा भी लग रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि लॉकडाउन जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था, और इसका इज़हार सिर्फ सूबा सिंध ने नहीं किया था, पंजाब ने भी कहा था, दीगर हुकूमतों ने भी कहा था, और उनकी राय से वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफे का फ़ैसला किया। उसके एसओपीज़ बनाए गए हैं, वो एसओपीज़ भी तमाम सूबों ने बनाए हैं, हमने अपने एसओपीज़ बनाए हैं। हमने ये ज़रूर कहा है कि एसओपीज़ पर हम सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। हमने एक चीज़ तय की थी पहले दिन से कि हम हर चीज़ आवाम से शेयर करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। अब अगर हकीकत बताने से कोई ये कहता है कि जी इससे कोई अफरा तफरी फैलती है, तो मुझे नहीं पता, अफरा तफरी शायद उन लोगों में फैल रही है जो हमारी पॉलिसी से खौफजदा हैं, हमारे काम करने के तरीक़ेकार से इत्तफाक नहीं करते हैं। उनको हक है कि हमसे इख्तलाफ करें, लेकिन ये बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं है। हम तो जितना बेहतर अंदाज में पॉसिबल हो सकता है वो काम कर रहे हैं, और हमारे कारकर्दगी को, हमारे काम को ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सराहा जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहती है कि सूबा सिंध से बेहतर कोई सूबा कोरोना के सिलसिले में काम नहीं कर रहा। जो उनकी गाइडलाइंस हैं हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, दीगर सूबे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बोला बुजुर्ग कि अगर हकायक बताने से कोई समझता है कि पैनिक क्रिएट हो रहा है तो फिर पैनिक ही ले लीजिए। अब सिंध हुकूमत जज गई है अपने इन अदाद शुमार के ऊपर, क्योंकि वो उनके लिए भी अननोन है। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट हम एक तज्जिया और अपना तबसरा जो है वो बता रहे हैं। एनीवेज, अब सिचुएशन ये है कि ऑब्वियसली परेशानी बढ़ गई है कल के इस बयान से कि फिर अगर टेस्ट नहीं हो रहे तो फिर क्या ये तमाम जो लोग जिनकी हम बात हुई हैं वो तमाम कोरोना पेशेंट्स हम लोग उनको कैटेगराइज कर लें। ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, इसलिए इस पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, जो कि अब बन चुकी है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब से। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। सर, ये हो क्या रहा है कराची सिंध में, कन्फ्यूजन क्यों है, कहाँ पर है, वजह क्या है इसकी?
वालेकुम अस्सलाम अबूज़र। सूरत हाल जो है वो चूँकि इंतहाई मखदूश है। एक कंपटीशन चला हुआ पिछले 3-4-5 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। सेंटर के लोग जो हैं वो भी एक टीम के तौर पे निकले हुए हैं। सिंध के वज़ीर आला साहब जो हैं वो भी बैठ जाते हैं रोज़ सुबह, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद कोई भी शख्स एनलाइटन नहीं हो रहा, ना किसी को समझ आ रही है कि असल में हो क्या रहा है। अब ये बयान जो है चीफ मिनिस्टर साहब का कि जी मुर्दा अगर हो अस्पताल में आते ही उसकी डेथ हो जाए या मुर्दे की सूरत में लाया जाए तो उसका कोरोना टेस्ट नहीं हो सकता। देखिए, ये अब एक डॉक्टर ना होते हुए भी उनकी तरफ से इस किस्म का बयान जो है, या तो वो किसी एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं बयान देने से पहले। ये बिल्कुल गलत बात है कि डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम के ज़रिए या टेस्ट के ज़रिए डिटर्मिन नहीं हो सकता कि इसकी मौत किस सूरत हाल से वाक़या हुई है, इसलिए कि जो मरीज़ दीगर बीमारियों को सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी कोरोना के आने से पहले, उनकी तो हिस्ट्री होती है, साथ मरीज़ के साथ उसकी फ़ाइल होती है, उसके घर वालों को पता होता है। तो मेरे ख्याल से इस किस्म का बयान अनगार्डेडली देना कि नहीं जी ये तो टेस्ट हो ही नहीं सकता, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब को यकीनी तौर पे किसी न किसी हेल्थ एक्सपर्ट को, उनके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, जो उनके अस्पतालों के एमएस हैं, उनसे मशवरा करके फिर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल से अनगार्डेड गुफ्तगू उन्होंने की है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, ये आपने सही कहा कि उन्हें किसी हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट किया था, फिर ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। अब जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, इसके बाद आपको ये नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में जो अदादोशुमार आ रहे हैं, वो चाहे covid.government.pk वेबसाइट पर आ रहे हैं या कहीं से भी ऑथेंटिक जराए से जो अदादोशुमार आ रहे हैं, वो मशकूक हो जाते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप इसको कंपेयर करें दीगर ममालिक के साथ, तो हमारे यहाँ मरीज़ों की तादाद में और उसके नतीजे में कोरोना के नतीजे में होने वाली मौत में अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आता है। लेकिन अगर इस तरह के अनगार्डेड बयानात दिए जाएंगे, जिस तरीके से एक जो वहाँ निजी अदारा है उसने कहा हम 400 बॉडीज़ डेली लेके आ रहे हैं, पिछले 7 दिन में लेके आ रहे हैं, इस तरह के बयानात से खौफ फैलेगा और खौफ से ज़्यादा डेथ होती हैं बनिस्बत किसी भी मर्ज़ के। ये एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रूल है। लिहाजा मेरे ख्याल से चाहे वो सिंध के चीफ मिनिस्टर हों या हमारे वफाकी वज़रा हों, उनको चाहिए कि कौम को इस खौफ से बाहर निकालें। अगर आप इस तरह के अनगार्डेड बयान दे दे कि उनको मज़ीद खौफ में मुब्तला करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम की कोई खिदमत हो रही है इससे। बुखारी साहब, आपने वजह फरमाया अनगार्डेड, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि अनगार्डेड बयान जब देते हैं, जब ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर आला सिंध ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर उसके बाद तर्जुमान जो हैं वो अलग से बयान दे रहे हैं, ट्विटर पर जो है बयान जारी किए जा रहे हैं, तो फिर इससे तो पैनिक क्रिएट हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर इसको ओवर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब हों या दीगर वज़रा हों या प्राइम मिनिस्टर हों, उन्हें टेक्निकल या साइंटिफिक बातें जो हैं उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से अपने इल्म के मुताबिक बयान नहीं देना चाहिए। उससे गलतफहमी पैदा होगी, उससे यानी खदशात जो हैं वो और बढ़ेंगे। तो ज़रूरी इस बात के ऊपर मैं और ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो इस किस्म के जो सवालात उठ रहे हैं ये उनके इल्म में है, उसके ऊपर किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ मशावरत करके और फिर उसके ऊपर बात किया करें, क्योंकि अनगार्डेड बोलने से खौफ में इजाफा हो रहा है और लोगों का एतमाद उठता जा रहा है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे वो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इन लोगों को सही या मुनासिब किस्म की मशावरत के बगैर मर्ज के हवाले से, वबा के हवाले से और जो हो रहा है इलाज उसके हवाले से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहिए, अपने साथ बचाना चाहिए उन एक्सपर्ट्स को जो इस तरह के सवालात के जवाब दे सकें। बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू सो मच सलीम बुखारी साहब। और उन्होंने बड़ी ज़ब्त की कि आप कैसे इस तरह के बयानात अपनी तरफ से दे सकते हो जब तक कि आपको गाइड ना किया जाए या मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो साथ ना बैठा हो। अच्छा, बहरहाल जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस पर बहुत रिएक्शन आया, बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन था जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन विफाक की तरफ से बड़े आड़े हाथों भी लिया गया और बड़े सख्त बयानात भी आए। उसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने क्लियर कट जवाब दिया वज़ीर आला सिंध को। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के लिए मैं वो कदम उठाता हूँ और जो मेजॉरिटी है 95% उसके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता हूँ, उससे रूगर्दानी करता हूँ। तो मुराद शाह साहब, ये आपका इख्तियार है, आपकी स्वाबदीद है, आप अपने सूबे में लॉकडाउन करें, आप वहाँ अवाम को घरों से बाहर ना निकलने दें, वहाँ कर्फ्यू लगाएं,
फैक्ट्रियां बंद कर दे, ट्रांसपोर्ट ना चलने दे, ये सब आपके इख्तियारात है, लेकिन इख्तियार के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें, और उन जिम्मेदारियों में सरे फहरिस्त जिम्मेदारी उन भूखे नंगे गुर्बत और अफलास का शिकार अवाम जो है उनको 2 वक्त की रोटी भी फराहम करना, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। अपना फर्ज भी निभाएं, अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करें। वफाकी हुकूमत आपको हर तरह की सहूलतकारी करने के लिए तैयार है। हमारा इमरजेंसी कैश ट्रांसफर प्रोग्राम जो है, एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, ये फेडरेशन की सोच की अक्कासी करता है। तो जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कल फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या फिर प्रेस ब्रीफिंग दे दी, ये तमाम मामला पता नहीं कब ख़त्म होगा। हम तो पहले से कह रहे हैं कि खुदारा इस वक्त जो है पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें, क्वारंटीन में डाल दें अपनी सियासत को, लेकिन ऐसा अफसोस के साथ हो नहीं पा रहा और ये क्लियरली नजर भी आ रहा है। और अब तो बहुत ओपन हो गया। इससे पहले वज़रा की आपस में क्रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और कल वज़ीर आला सिंध ने किया, फिर उसके बाद मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ने जवाब दिया। तो ये सिचुएशन आई थिंक पूरी अवाम, ये इटसेल्फ सिचुएशन भी अवाम में पैनिक क्रिएट कर रही है, एंड आई थिंक ये भी रियलाइज करने की जरूरत है। एनीवेज हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि क्वारंटीन में टाइम स्पेंड कैसे करें, लॉकडाउन में आप अपने घरों में एक्टिविटीज़ को कैसे कंटिन्यू रखें, और ख़ास तौर पर एथलीट्स, प्लेयर्स जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी ज़रूरत है, उनके लिए ये बड़ा मसला था, लेकिन ये मसला हल भी हुआ। घर से जाना जो है बाहर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका तो सिस्टम ही ऐसे चलता है कि घर से बाहर जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो घर पर ही जो है। पर मैं समझती हूँ हमारे स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग, हमारे एथलीट्स बहुत सेंसिबल हैं, बहुत समझदार हैं कि उन्होंने घरों में ही अपॉर्चुनिटीज। हमने इमरान फरद की भी पूरी स्टोरी बल्कि आपके साथ शेयर की कि कैसे वो अपना घर पे वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा दीगर भी हमने आपसे शेयर किए, इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं वो कैसे घर पर जो है अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, एक तरफ मैसेज भी जाता है कि स्टे एट होम, दूसरी तरफ आप अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं घर पे ट्रेनिंग, वो भी आप साथ करते रहते हैं। बिल्कुल साथ करते रहते हैं। और ऐसी ही एक स्टार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वेट लिफ्टर हैं, साउथ एशियन गेम्स में मेडल्स जीत चुकी हैं और अपना एक बड़ा नाम भी रखती हैं। अब वेट लिफ्टर्स के लिए घर में बैठकर ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना कहीं मुश्किल कंसिडर होता था, बट देन वी वॉच दिस वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई कि वो अपने घर में प्रैक्टिस कर रही थी, साइमा शहजाद, और ना सिर्फ खुद प्रैक्टिस कर रही थी बल्कि अपने छोटे से क्यूट से 7 साल बेटे को अपने साथ लगाया हुआ था पूरी फिजिकल ट्रेनिंग में। बेसिकली जो बेटा है वो भी ज़बरदस्त ट्रेनिंग साथ फॉलो भी कर रही है अपने मामा को, और बड़ा अच्छा जो एक तरीका भी है घर पे आप एक तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हाँ। और अपनी जो एक दिल आपका करता है ना, हाँ कि मेरा दिल करता है कि आप अपने मेंटेनेंस करने, वो साथ होती रहती है, वो साथ होती रहती है। और बहुत से लोगों के लिए, खासतौर पर फैंस के लिए बड़ी इंस्पिरेशन भी बन जाती है, क्योंकि फिर लोग वीडियो प्ले करके उनके साथ ट्रेनिंग करने का एक सेशन शुरू कर देते हैं। सो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम अबीर, क्या हाल है आपका? ठीक हो? जबरदस्त जी। अच्छा साइमा, ये क्वारंटीन डेज, लॉकडाउन डेज, ये इट्स हिटिंग हार्ड ऑन पीपल कि हम घर में बैठ के क्या करें। मतलब मैं कल सोशल मीडिया देख रही थी अबूजर के इतने लोगों ने कुकिंग शुरू कर दिया जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं की। और ये खास ना वो बनाना ब्रेड जो है वो बहुत लोग बना रहे हैं, पता नहीं बनाना ब्रेड, एक आई थिंक कोई खास तरह की कॉफी भी बड़ी वायरल हुई हुई है, वो कोल्ड कॉफी टाइप, सब इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने अपना जो पैटर्न है वो नहीं छोड़ा, एक तो आप खुद बिल्कुल घर पे ट्रेनिंग कर रही हैं, और कितना जरूरी है इस चीज को? सबसे पहले मैं बताती चलूँ, इट्स प्रोफेशनल गेम, ठीक है। ये जो गेम है ये घर में नहीं हो सकती आम पीपल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। मैं जो हूँ पाकिस्तान की फर्स्ट वुमन हूँ वेट लिफ्टिंग में जिसने पहली बार मेडल लिया साउथ एशियन गेम्स में, तो मेरे लिए वेट लिफ्टिंग छोड़ना तो कतई, कहते हैं ना, दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। तो जो फर्स्ट वीक था लॉकडाउन का, वो तो मैंने जैसे तैसे गुजार लिया घर में, एंड सेकंड वीक जो था, हाँ बस ऐसे ही बस, एंड सेकंड टाइम जो था, देन मैंने अपने कोच को कॉल की कि सर क्या सिचुएशन है, किस तरह से है, यानी कि जिम्स ओपन होंगे या नहीं। उन्होंने बोला साइमा पॉसिबल नहीं है इस वक्त,
कि जो कंडीशन चल रही है हमारे मुल्क की, तो मुल्क की क्या सारी ही यानी कि दुनिया में सारी सिचुएशन ऐसी है, तो मैं खुद परेशान हूँ कि मैं अब क्या करूँ। यू नो आप एक बहुत अच्छे लेवल की प्लेयर हैं, तो मैं आपके लिए बहुत वरी हूँ। तो फिर मेरे जो डैडी थे वो भी ओलंपियन थे, तो उनके जो स्टूडेंट रह चुके हैं उनके पास काफ़ी सेटअप था वेट लिफ्टिंग का उनके घर में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप मुझे अपना थोड़ा सा सेटअप दे दें ताकि मैं घर में जो है कंटिन्यू कर सकूँ ट्रेनिंग। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बोला यस आप ले सकती हैं और आप मेरी अपनी बच्ची हैं, तो आप बेसिकली आपने घर पर जो है ये सारी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया, चूँकि आपके वालिद साहब भी मोहम्मद मंजूर साहब वही पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। अच्छा, इसमें सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अबीर साहब जो हैं छोटे से भी ट्रेनर आपके साथ बैठे हैं, आपके बेटे भी हैं और इनके जो नाना अबू हैं वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, वालिदा ने भी किया। अब इनका लग रहा है कि इनका भी इरादा इसी में आने का। इंशाल्लाह मेरी पूरी एफर्ट है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, ये वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, जो मेरी एफर्ट है मैं इसको इंशाल्लाह लेकर जाऊँगा। अच्छा अभी आपको कैसा लगता है कि मामा अब आपको ना घर पे, एक तो खुद भी घर पे हैं, आप भी घर पे हो, तो सुबह सुबह उठा के या जिस भी टाइम जो भी टाइम फिक्स किया हुआ है कि चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है, और मामा ने पूरे वो वीडियो में भी हमने देखा वेट्स उठाए हुए हैं और आपने वो रॉड बड़ा हैवी होता है और आप उसको फॉलो कर रहे हो। 8 kg। अच्छा अभी कैसा लगता है आपको, मजा आता है जी? खुद शौक से करते हो या मामा जबरदस्ती कराती है? सच सच बता दो, मामा कुछ नहीं कहेंगे। खुद शौक से करते कुछ शौक से करते हो। तो आपकी तो बाकी फ्रेंड्स में किसी को शौक है, ये सिर्फ आपको है? मुझे सिर्फ आपको है। तो आपके फ्रेंड तो बड़े इंप्रेस होते होंगे आपसे कि आप तो बड़े बॉडी बिल्डर बन जाएंगे कुछ अर्से तक, और आज से आपने क्लास में बॉडी छोड़ी दिखानी है अपनी, इंशाल्लाह, है ना? चलो अच्छा अभी आप कभी फ्रेंड्स को बताते हो कि मेरी मामा जो है ना वो वेट लिफ्टर हैं और देखना मैंने भी बड़े होकर वेट लिफ्टर बनना है, फिर मेरे से बच के रहना? कभी किया है ऐसे? दोस्तों को डराया? नहीं, मुझे बोलता है मम्मा जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगा तो मैं आपकी तरह मेडल लेकर आऊंगा, और मामू की तरह भी। बू कहता है मामू को अपने, बू। तो जुहेब नाम है, वो भी माशाल्लाह से इंटरनेशनल है और नेशनल लेवल पे चैंपियन भी है। आपके भाई? जी, अभी रिसेंटली हमारी जो एबटाबाद में नेशनल गेम्स हुई थी, हम दोनों बहन भाइयों ने मेडल लिया था, गोल्ड मेडल, और माशाल्लाह वो भी इंटरनेशनल है। यानी कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह वेट लिफ्टिंग में। सामा, जिस तरह से आपने जिक्र किया है पूरी फैमिली, आपके वालिद साहब आपके घर पे फैमिली में आप अपने माशाल्लाह बेटे को ट्रेन करवा रही हैं, ये बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज जाता है ख़वातीन के लिए, खुसूसी तौर पर अगर जिक्र किया जाए। ओवरऑल जो आपके साथ कलीग्स हैं उनका क्या कहना है? ओवरऑल जो सिचुएशन होती है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, या फिर फैमिली का सपोर्ट होना, सोसाइटी का, उस हवाले से कुछ आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वुमेंस के लिए। मैन तो आपको पता है कि किसी तरह भी बाहर निकलते हैं, अपना कर लेते हैं, उनके लिए आसानी है। वुमेंस के लिए बहुत है, यानी कि मुश्किल वक्त होता है कि हम लोग बाहर निकल के ट्रेनिंग करें, बट जो फैमिली सपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है वुमेंस के लिए। तो इसी तरह मेरे साथ मेरी कलीग्स भी हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग करती हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से वो भी अपने अपने घरों में हैं, तो मैं तो अपनी ट्रेनिंग की वजह से यानी कि ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जैसे बताया प्रोफेशनल गेम है। अगर हम इस गेम को जो है छोड़ दें तो हमारी बॉडी लेवल, हमारी ट्रेनिंग वो बहुत नीचे मेंटेनेंस करना बड़ी जरूरी चीज़ है। और उसके साथ साथ जो है, जैसे आपने पूछा है कि किस तरह मैनेज करते हैं यानी कि घर में, तो आई थिंक उनके लिए तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपना जो सेटअप है, मैंने किसी तरह एफर्ट करके अपना सेटअप जो है वो घर में कर लिया। और इसके साथ साथ जो है प्लस अपनी डाइट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ भी घर में आप करें। आप बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा गैप जो आ गया है उसमें जो है कम से कम आपको घर में अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़, डाइट के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। और आजकल जो चैलेंजेस जो लोग दे रहे हैं उल्टे सीधे, काइंडली उसको मत करें। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है कि ये चैलेंज है, आई नॉमिनेट दीज। अच्छा साइमा, बड़ा मुश्किल है किसी भी स्पोर्ट्स गर्ल के लिए घर की लाइफ को मैनेज करना और फिर वेट लिफ्टर होते हुए शादीशुदा लाइफ को मैनेज करना, ये बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ऐसे। सो हाउ डू यू मैनेज दैट, एंड स्पेशली अबीर के साथ, फैमिली के साथ, फिर आपने अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, फोकस भी करना है, नेक्स्ट आने वाली जो भी टूर्नामेंट्स हैं, चैंपियनशिप्स हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट भी करना है। सो कितना मुश्किल है ये? मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट होती है फैमिली स्पोर्ट। अगर फैमिली ना हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रेनिंग करने जाती हूँ, समटाइम ये होता है कि अभी जो है घर में है तो मैं इसको मम्मी के पास छोड़ती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो वो ऑफिस में होते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर वो ऑफिस से घर में आ गए हैं, हम मुझे लेने आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैनेज करनी पड़ती हैं, सपोर्ट सिस्टम, या एग्जैक्टली बिल्कुल मैटर करता है। तो बाकी जो है अभी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो मेरे साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग सेशन मेरे साथ लेता है जाके। अभी फिलहाल जो है वो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में कर रहे हैं। सही। अच्छा साइमा, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि ओवरऑल फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वुमेन खासकर वुमेन स्पोर्ट्स में,
फैमिली का सपोर्ट एक तरफ, फिर सोसाइटी का आ जाता है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट करे तो सोसाइटी अच्छी हो जाती है। गवर्नमेंट वाइज अगर बात की जाए, क्योंकि आपकी तो फैमिली थी, फैमिली को अगर देखते हैं तो फैमिली में सब एक दूसरे को मिलकर आपका पूरा एक सिस्टम कल्चर है फैमिली में स्पोर्ट्स का। गवर्नमेंट को आप कैसे देखती हैं, कितना सपोर्ट करती है वुमेन स्पोर्ट्स को? वुमेन स्पोर्ट्स को अगर वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं सपोर्ट है गवर्नमेंट की। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहली वुमेन हूँ वेट लिफ्टिंग में जो पहली बार मेडल लेकर आई जी साउथ एशियन गेम्स पे। तो मुझे अभी तक किसी गवर्नमेंट पर्सन ने आके अप्रिशिएट तक नहीं किया। मुबारक दूर, कुछ करना, आपको सपोर्ट करना दूर की बात है। सिर्फ जस्ट मैंने कहा फैमिली सपोर्ट, फैमिली अप्रिशिएट करती है, मेरे इन-लॉज हैं, मेरी अपनी फैमिली है, उनकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक हूँ। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये जो आपने बात की ना कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएट नहीं किया गया, मैं समझती हूँ जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चाहे वो मैन है विमेन है, दे आर सॉफ्ट एम्बेसडर्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। अच्छा, अभी मामा बार बार डाइटिंग और खुराक की बात कर रही थी कि खाना जो है वो बड़ा लिमिटेड भी खाना होता है, कुछ चीजें ज्यादा भी खानी होती हैं। सो फिजिकल ट्रेनिंग तो वो आपकी करा रही है, कहीं डाइट ट्रेनिंग तो नहीं उन्होंने शुरू करा दी कि बेटा यही खाना है और ये नहीं खाना और इतना ज्यादा नहीं जो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा खाने में? फेवरेट डिश बताएं हमें। फेवरेट डिश क्या है खाने में, क्या पसंद करते हैं? नगेट्स तो नहीं खाली खाते? नहीं, नगेट्स नहीं, मैं आपको बताती हूँ माशाल्लाह क्या खाता है, ये पराठा खाता है। जी अच्छा, शुक्र है फिर आपने अपना डाइट प्लान इसके ऊपर लागू नहीं किया। ये माशाल्लाह ये पराठा, इसका शौक है पराठों का। इवन देन रात तो मामा मुझे पराठा चाहिए। फिर तो आई थिंक हमें दूर दूर से हाई फाइव करना चाहिए, क्योंकि पराठे मेरे भी बड़े फेवरेट है और मैं बहुत खाती हूँ, क्योंकि घर से जाके सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैंने पराठा खाना है। और वो अगर रमजान आ रहा है पराठों से सहरियां होनी है, सहरियां होनी है। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू अबीर फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर दिस ट्रेनिंग सेशन। आई रियली होप कि आप इसको कंटिन्यू रखें और लॉकडाउन डेज में आप लोग सेफ रहें। और हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ख़बर आपको ये देंगे कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खसूसी इजलास जो जारी है और उसमें ये कहा जा रहा है कि $1.4 बिलियन का इजाफी कर्जा मिलने की मंजूरी मिलने का इम्कान है, जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान में जो माली मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा होगा उसको हल करने में मदद मिलेगी। एग्जैक्टली, कोरोना क्राइसिस है तो इसमें सपोर्ट मिलेगी। तो इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताएगा ये इनिशिएटिव पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कब सोचा कि लेना है कि मजीद कर्जा चाहिए, क्योंकि सिचुएशन तो सबके सामने है, तो क्या कहेंगे कब तक मंजूरी का इम्कान है? देखिए, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये रैपिड रिस्पांस की जो रिलीफ मिलेगी IMF के बोर्ड से, वो आपके सामने है। लेकिन मैं चैनल 24 को इससे भी बड़ी खबर देना चाहता हूं, और वो खबर है आपकी इत्तला के लिए, जो वजीर आजम इमरान खान ने अपील की थी, एक ग्लोबल इनिशिएटिव दिया था 12 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं उन्हें डेट रिलीफ की शक्ल में कोई उनकी मदद की जाए, ताकि वो अपना वसाइल, अपना पैसा सूद की बजाय, कर्जों की अदायगी की बजाय लोगों की जानों के बचाव के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए और मईशत को सहारा देने के लिए इस्तेमाल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह कल G20 के इजलास में उसको पजीराई मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उसको एंडोर्स किया है, IMF वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट की है और G20 ने उसकी मंजूरी दे दी है। और उसके जरिए अब इन 76 ममालिक को बशमूल पाकिस्तान के एक रिलीफ मिलेगी, और ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान ने हासिल किया है। इमरान खान, पाकिस्तान को मुबारक हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाह साहब, और डेफिनेटली ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी ही है कि हर कोई एतराफ़ भी कर रहा है और अब इम्कान भी है इतने बड़े इमदादी पैकेज का। लेकिन ये भी बताइएगा कि क्या इसके साथ अब जो पहले से एक साथ चली आ रही थी वो भी रीस्केड्यूल होंगी, उसमें भी कुछ रीथिंकिंग की जाएगी उनके लेवल पर? जी, मैं कर रहा हूँ ना कि ये जो रिलीफ, देखिए पाकिस्तान जैसे ममालिक पर कर्जे का ज्यादा बोझ तो हमारा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है ना, तो अब इस पे जो हमें रिलीफ मिली है और ये फिलफौर मिलेगी इंशाल्लाह, 1 मई को जो एक साथ होनी थी वो मौके हो जाएंगी, और ये 1 साल की रिलीफ है, उस पर नजरसानी भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत इमीडिएट रिलीफ है जो मिली है। पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया था और अल्लाह ने कामयाबी दी है।
सही। कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया इससे कबल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का, जो उन्होंने हमारी हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस बयान की तायीद की है, और ये हम एक्सपेक्ट अब कर सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा ओवरऑल भी जो इकॉनमी को, और जो पैकेजेस हैं, जो फंड्स मिलते हैं, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? दीगर ममालिक में तो 25-26 ममालिक को तो ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका है, हमें कब तक रिलीफ मिल सकता है कोरोना क्राइसिस को लेकर? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा उसमें पेशरफ्त हुई है जो आप फरमा रहे हैं। पहले ख्याल था कि ये रिलीफ महदूद की जाए LDCs तक, जो वो 25 ममालिक जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश भी की, लॉबी भी की, और दुनिया ने जरूरत भी महसूस की कि 25 ममालिक तक महदूद ना किया जाए और इसके स्कोप को एक्सपैंड किया जाए, बढ़ाया जाए। और अब जो मंजूरी हुई है उसमें 76 ममालिक हैं, 76 ममालिक हैं जो इससे मुस्तफीद होंगे। अच्छा शाह साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान लॉबिंग कर रहा है ना सिर्फ अपने लिए बल्कि 76 ममालिक के लिए, ये एक बड़ी कामयाबी है और इसका विजन पाकिस्तान की तरफ से आया जो कि बड़ा खुशाइंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे LOC पर क्या हो रहा है? हम कोरोना फाइट कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर के ममालिक के लिए। और इंडिया क्या कर रहा है? ना वो अपनी मुल्क में कोरोना के ऊपर फोकस कर रहा है, दूसरा LOC पर वो आज भी मुसलसल, आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं, बिला इख्तियार फायरिंग भी हो रही है, दखल अंदाजी भी कर रहा है। इसको क्या आलमी दुनिया नहीं देख रही? देखिए, आलमी दुनिया को यकीनन देखना चाहिए, और मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मैंने सलामती काउंसिल के सदर की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाई है एक और खत के जरिए। मैंने पहले भी खतूत लिखे हैं और एक ताज़ा खत के जरिए मैंने उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और ये निहत्ते कश्मीरियों पर फायरिंग कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। खुदारा, इस वक्त तावन दरकार है और गोले नहीं दरकार, और फायरिंग दरकार नहीं है, तावन दरकार है। तो दुनिया को फिलफौर इसका नोटिस लेना चाहिए और भारत की तंबीह करनी चाहिए। ये जो तंग नजरी का मुजाहरा वो कर रही हैं, कि इस वक्त वहाँ एक ऐसी हुकूमत है जिसकी सोच हिंदुत्वा और जिसकी RSS पर मबनी सोच है, और वो अपने मुल्क में भी तंग नजरी कर रहे हैं। आप देखें ना, अपने मुल्क में हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ। आप बिल्कुल। जो दालित हैं, जो सिख हैं, जो और अक़लियतें हैं, उनका रवैया उनके साथ कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि शाह साहब, इससे बड़ी तंग नजरी की मिसाल क्या होगी? कोरोना वार्ड्स में उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के वार्ड्स अलग अलग बना दिए। आप देखिए, उन्होंने एक तासुर फैलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में जो कोरोना फैल रहा है वो मुसलमान उसके जिम्मेदार हैं। खुदारा, क्या ये कम अकली है? क्या ये जहालत है? आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोरोना तो 209 मुल्कों में फैल रहा है। क्या वो सारा मुसलमान फैला रहे हैं या पाकिस्तान फैला रहा है? उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ से कुछ लोग भेजे गए हैं जो हिंदुस्तान को कोरोना से मुतासर करें। खुदारा, ये उनकी अकल पर पर्दा छा गया है और उन्हें इस पर्दे से बाहर आना होगा। सही। कुरैशी साहब, जैसे भारत का जिक्र एक जानिब, अब दूसरी जानिब एक और इशू है अगर कोरोना क्राइसिस को लेकर बात करें, क्योंकि आप हमारे हुकूमत के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो हमारे मुल्क के जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं जिनका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में किया कि उनको वापस लाया जाएगा, लेकिन उनको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वापस लाने में भी क्वारंटीन में रखना है, उनको ख़र्चे जो हैं उन्होंने खुद उठाने हैं, वापस आकर हॉस्पिटल्स में या फिर ये जो होटल्स में ख़र्चे अगर खुद उठाएंगे तो फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे स्टैंडर्ड थे, उनके तो वहाँ पर रहना ऑलरेडी बड़ा मुश्किल था, उनको यहाँ पर लाकर इकोनॉमिक प्रेशर में और डाला जाएगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, तकरीबन 40,000 के लगभग हैं जो वापस आना चाहते हैं। और नंबरों में इजाफा हो सकता है, ये आज हैं, इनमें इजाफा भी कभी इम्कान है, इसमें इजाफा होगा। अब इनको वापस लाना है, हमने उसका आगाज कर दिया है और बड़े लड़ाई झगड़े से किया है। वजारत खारजा और जो ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत है, हम मिन्नतें कर करके हमने सूबाई हुकूमतों को कायल किया है
पेशावर का एयरपोर्ट नहीं खोल रहा था, लाहौर का एयरपोर्ट नहीं खोलते थे, कराची का एयरपोर्ट नहीं खोलते थे। खुदारा ये पाकिस्तानी है, हमारी जिम्मेदारी है। एक इस्लामाबाद इनका बोझ नहीं ले सकता, मुमकिन नहीं है। हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी की एक लिमिटेशन है, हमारे पास क्वारंटीन की लिमिटेशंस हैं। ये एक नेशनल एफर्ट करना होगा कि वो मोहसिन पाकिस्तानी है जिनकी तरासील से ये मुल्क चलता है, ये मुल्क का सहारा बनते हैं, वो अपने हक हलाल की कमाई से पाकिस्तान की मईशत को सहारा देते हैं, वो मेरे मोहसिन है, उनको वापस लाना हमारे फराइज में शामिल है। फिर जाकर NCOC में ये जो असद उमर साहब की सरबराही में इजलास हुआ, उन्होंने लोगों को कायल किया और अब इंशाल्लाह जो हमारा नया स्पेस बना है उसमें बशमूल इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर खोले जाएंगे और लोगों की जो रफ्तार है उसमें इजाफा होगा। पहले हम हद्दुल वसा कोशिश के बावजूद सिर्फ 2000 लाने में कामयाब होते थे, अब उसमें इजाफा होगा और 7000 तक हम हफ्तावार लाने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह बतदरीज उनको वापस लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे एंड गुड लक। आई रियली होप कि इस इजलास जो अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास चल रहा है उसके बाद जल्द ही वो रिलीफ जिसको जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अनाउंस कर दिया। बिल्कुल, उसके बाद UN का जो रिलीफ है वो भी हमें मिल जाए मजीद फंड्स के हवाले से। एनीवेज सिचुएशन ये है कि कोरोना की वजह से जहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर है वहीं पर होर्डिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन दूसरे मामला भी देखने में आते हैं। लेकिन एक जानिब जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में रोज ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, सोने की जो प्राइस है उसकी अगर बात कीजिए तो तारीखी बुलंद तरीन कानों को हाथ लग रहे हैं, सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह को पहुंच, मतलब 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1 लाख से तजावुज कर गई। 22 कैरेट जिसका हम ज्वेलरी और गोल्ड जो यूजेज करते हैं वो भी 91,000 प्लस हो चुकी है। क्यों सोने को कीमतों को इतने पर लग गए हैं और सराफा बाजार में सूरत हाल क्या है? अब जब मार्केटें खुलेंगी उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। सराफा बाजार के रिप्रेजेंटेटिव हाजी हारून चंद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या हो गया सोने की कीमतों को 1 लाख से तजावुज कर गई? मतलब कभी सोचा नहीं था कि फी तोला सोना 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। अभी जब मार्केट हमारी बंद थी 1 महीना पहले तो $1470 फी हाउस था, अब बढ़ के 1740 हो गई थी, अभी 1715 चल रही है और उस वक्त भाव 90,000 था। अभी 1 लाख रुपए हम रेट चला रहे हैं। वैसे पड़ता जो दुबई से 1,07,000 का है। इस वक्त परचेसिंग पावर नहीं है, कुव्वत खरीदनी है। 7,000 रुपये अंडर कॉस्ट अभी दुबई से चल रहा है सोना। सही। हाजी साहब, ये बताएं, आपने इतने जो रेट बताए हैं जो बढ़ रहे हैं, एक जाने मार्केट तो बंद है, तो इसका क्या मतलब है कि लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं? कहाँ से खरीद रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पर रही है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ऐसे हो रहा है? वजह क्या है इसकी? देखिए, ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, वो जो ये तो 24 घंटे सोने के भाव प्राइसेस चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका और दुनिया में, और रेट सबके बुलियन खुलती है। तो ये गोल्ड की प्राइसेस होती है और वहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही है और हमारा रुपया नीचे आ रहा है, डॉलर यहाँ मजबूत हो रहा है। तो हमको तो 2 इफेक्ट मार रहे हैं, एक हमें इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही है, दूसरा हमारा सोना नीचे आ रहा है, डॉलर मुस्तकम हो रहा है। तो 2 चीज़ें अब हमारे मुल्क में परचेसिंग पावर ये कुव्वत खरीदनी है। हमारा जो ये ज्वेलर्स बरादरी जो सनत का दर्जा था वो ख़त्म हो गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट 1,07,000 से ऊपर है। आज ये तो तमाम टेक्निकलिटीज हो गई ना। अब आप देखिए, पोस्ट कोरोना सिनेरियो में कुव्वत खरीद आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि लोगों की बहुत कम हो जाएगी। अब जब लॉकडाउन खत्म भी होगा और वो सिनेरियो होगा, उसमें लोग अगर सोना नहीं खरीदते तो डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी हिट पड़ेगी इस पूरी मार्केट को। नहीं, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई है बिल्कुल। बड़े दुकानदार तो सर्वाइव कर जाएंगे, मगर छोटे दुकानदार और कारीगर तबका तो बिल्कुल रोड पे आ गया ना। ब्रेकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, एक तो वाइट कॉलर था वो रोड पे आ गया और जो थोड़ा बहुत था वो भी आदमी परेशान है। जहाँ पे हाजी साहब सराफा बाजार और सराफा मार्केट वाले परेशान है, वहीं पर आम आदमी भी परेशान है, जिसके लिए जरूरी होता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी करनी है तो गोल्ड की कोई चीज देनी है, बेटे की शादी करनी है तो गोल्ड की कोई चीज बनानी है। हाजी साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड आई थिंक आई हैव अ लॉट मोर अबाउट गोल्ड परचेजिंग, लेकिन चूंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हेडलाइंस हैं, फिर वापस आएं और फिर हाजी साहब से मजीद बात करते हैं।
वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं हाजी हारून साहब से, जो कि सदर हैं सराफा बाज़ार कराची के। हाजी साहब, हम ब्रेक पे सिमिलर में जिक्र कर रहे थे कि मर्दों के लिए तो सोना पहले ही हराम है, मतलब मना है। अब तो जितना सोना महंगा होता जा रहा है, ये तो लगता है कि ख़वातीन भी जो है इससे अब दूर ही रहेंगी। हाँ, लोगों के कुव्वत से खरीद से बाहर जब हो जाएगी तो अब क्या करेंगे। मगर अब एक तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद एक विरासत थी कि एक बच्ची को अगर शादी होती थी तो माँ बाप जेवर देते थे, तो 10-10 तोले उस वक्त सस्ता दौर था। फिर आस्ते आस्ते 5-5, 6 तो अब 2-3 तोले का अब मजबूरी है, दूसरी बच्ची को शादी करनी है तो जेवर तो देना है। अब वो बेचारी अपना कुछ पुराना जेवर तोड़ के वो देती है, कुछ सोना पैसे से बना के। पहले 22 कैरेट 21 कैरेट पहना जाता, अब 18 कैरेट पहना जाता है। अब कुव्वत खरीद नहीं है, पहले 10-10 तोले की चीजें पहनी जाती थी, आज 3, 3.5 तोले, 2 तोले, 2.5 तोले में काम हो रहा है। जी देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है कि ये तो इंटरनेशनल करेंसी है। अब जब लोगों को परेशानी होती है तो यही सोना होता है कि ये बेच के सर छुपाने की जगह लेती है, अपने जरूरत की जिंदगी पूरी करते। आज जो सोना सस्ता था, 100 रुपये नीचे था, तो लोगों ने सोना लिया, आज 1 लाख रुपए हो गया, तो ये सोना मजीद और बढ़ जाएगा। तो ये अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना और लॉकडाउन है। खत्म भी होता है तो इसकी कमी का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, अभी तक जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये बढ़ेगा ही। देखो, कोरोना ने तो पूरी दुनिया को तेज तो नेस कर दिया है, और कोरोना की वजह से जो गोल्ड प्राइसेस में तेजी आई है कि क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी चीज धात है कि वो अपना सरमाया जो है सिमट लेती है, तो दुनिया के इन्वेस्टर जो है ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये इंटरनेशनल करेंसी है। आप ये सोना किसी भी मुल्क में आप ले जाओ, उसकी करेंसी आप केस करा लो। तो गोल्ड ऐसी चीज़ है, गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड जो है वो सरमाया दुनिया में कहीं भी आप मुंतकिल करो, वहाँ की करेंसी मिल जाएगी। तो माँ बाप जो अपने बच्चों को देते थे, लोग इन्वेस्ट करते थे तो सोच समझ के करते, मगर हमारे मुल्क के अंदर कुव्वत खरीद ना होने की वजह से और हमारा रुपया नीचे हो जाने की वजह से प्राइसेस एकदम बढ़ गई है। और यहाँ पे परचेसिंग बिल्कुल पावर नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, और आप तो ये कह रही हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने हमें आगाह किया तमाम इस वक्त सूरत हाल से। तो बेसिकली वैसी पैसे हमारी है नहीं है, ऊपर से हम लोग जो है जितने परेशान नजर आ रहे हैं आगे जाकर, तो मुझे लगता है जो सोना जिसके पास है वो बेचने पे आ जाएगा, वो मजीद खरीद। ये मैंने कल आपको कहा था ना। और दूसरा वो सोने की कीमतें अगर बढ़ती जाएंगी तो ये समझने की बात भी है कि आपका रुपया मजीद डीवैल्यू होता जाएगा और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन मैं अभी जब हाजी साहब ये बात कर रहे थे तो मैं सोच रही थी, मेरी शादी तकरीबन 2 साल पहले हुई है और उस वक्त सोना 49-50,000 पर तोला था, अब तो डबल हो गया। मतलब ऑल्दो आप कुछ लोग सोचेंगे कि हम अमीर हो गए, बट ओवर इन द फ्यूचर ये बहुत से लोगों को ये बड़ा एक हैवी इम्पैक्ट डालने वाला है। हाँ, ज़कात भी साथ जो है वो डेफिनेटली बनती है। ये एक बड़ा ज़रूरी सब्जेक्ट था जो हमने डिस्कस करना था, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर अपने पर्सनल यूजेज के लिए भी गोल्ड प्राइसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, एक स्कैंडल जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, मीडिया पर हाईलाइट किया जा रहा है, वो ये है कि अगर किसी का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो ये सवाल उठाया इंटरनेशनल बॉक्सर जिनका ताल्लुक आमिर खान जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से है लेकिन वो यूके को, बरतानिया को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने, और ये सवाल जब उन्होंने उठाया तो उस पर ये बात की गई कि जो हमारे ओलंपियन हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हुसैन शाह साहब आजकल टोक्यो में जापान में मकीम है, तो उन्होंने कहा कि ही शुड बी इन पाकिस्तान एंड ट्रेन आवर यूथ। आमिर खान ने ये क्वेश्चन रेज किया जिसके जवाब में हुसैन शाह साहब भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि आमिर खान ने कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, वो कौन होते हैं ये बात करने वाले। असल मामला ये है कि हुसैन शाह साहब जो हैं वो जापान चले गए, पाकिस्तान से उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, मेडल्स भी लेकर आए, फर्स्ट ओलंपियन भी थे जिन्होंने स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब उनके बेटे जो हैं वो भी जूडो कराटे जो है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को जापान में होने के बावजूद। लेकिन अब मामला ये हुआ कि उनके नाम से एक जो जिम्नेजियम था इस्लामाबाद में वो
वो मंसूब था। तो आमिर खान ने कहा कि ये जिम्नेजियम उनके नाम पे क्यों मंसूब था। फिर उन्होंने कोई ना कोई मामला हुआ ऐसा कि अब नाम उनके हो गया वो जिम्नेजियम आमिर खान के। तो ये मामला रिफ्ट नज़र आई ओवरऑल सोशल मीडिया पर। तो ये है क्या, आखिर मामला है क्या था, किसने किसको रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते करते वो जापान क्यों चले गए। सबसे पहले तो ये हम पूछना चाहेंगे हुसैन शाह साहब से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन शाह साहब, जापान में आप मौजूद हैं इस वक्त, कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके क्वारंटीन के, और इसके साथ ये बताइएगा ये मामला आखिर हुआ क्या, कहाँ पर शुरू हुआ, ये जो अब बहस शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर। बात ये कि मैं एक टाइम में 2000 में पहले एशियन गेम हुए थे, उसमें प्रोफेसर अनुज चौधरी, मुशर्रफ हुसैन जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उस बच्चे को 50 लाख रुपए इनाम दिया उसको, और उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी थे अली अकबर शाह, अभी वो हयात है लाइफ है। तो उस टाइम उन्होंने उस टाइम ऐलान कर दिया कि हुसैन शाह के नाम पे इस्लामाबाद में ये स्टेडियम होगा, हुसैन शाह के नाम पे, इब्रार के नाम पे कोयटा में होगा, कराची में मेजर रशीद के नाम पे होगा, और लाहौर में किसके नाम पे होगा, मेरा सब कुछ हो गया। लास्ट टाइम मेरे कल 3-4 साल पहले फाइट भी वहाँ मेरा बेटे को इनाम दिया उन्होंने, मैं वहाँ गया स्टेडियम, उस पर मेरी तख्ती भी लगी हुई थी हुसैन शाह जमना सिंह। हाँ, अच्छा तो उसके एक दो साल के अंदर ही उन्होंने चेंज कर दिया, आमिर खान के नाम पे कर दिया। ये तो गलत है। एक बात मुझे भाई बताओ, खुदा के वास्ते, कि आमिर खान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? एक फाइट भी नहीं खेला वो, एक फाइट। मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, 5 साउथ एशियन गोल्ड लिया, ओलंपिक से मेडल लिया, एशिया से गोल्ड लिया, कहां से गोल्ड लिया। उसके बावजूद मैं जापान में हूँ, इसके बावजूद भी मैं अपने मुल्क को मेडल दे रहा हूँ मेरे बेटे की शक्ल में। बिल्कुल सही। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि विद इन 2 इयर्स हुआ, इस पर हमने आमिर खान से भी राब्ता किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप हम दोनों को अलग अलग बुलाएं। तो इंशाल्लाह कल वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं कि मेरे नाम पर था फिर हटा दिया गया, ऑब्वियसली ये फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा कि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और डेफिनेटली करते रहे हैं, यू आर प्राउड, लेकिन अब आप जापान में क्यों चले गए, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना पसंद किया, इसको जवाब देना पसंद करेंगे आप उनके इस सवाल का? ठीक है, चलो मैं यहाँ रह रहा हूँ इसलिए कि मैं यहाँ भी कोचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ, कोचिंग सीख भी रहा हूँ, ताकि मैं कल यहाँ से जाऊँ, खुद जाऊँ या बच्चों को ले जाऊँ, वहाँ जाके उनको सिखाऊं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ये ओलंपिक खेले हुए, ये ओलंपिक क्वालिफाई हो गया, इस ओलंपिक में जो 22 हो रहा था अभी कैंसिल हो गया, 21 को हो गया ओलंपिक में, मेरा बेटा क्वालिफाई है पाकिस्तान की तरफ से जी। मेरा बेटा भी चाहता है कि बेटा भी जो आगे ट्रेनिंग दे वहां पे जोड़ोगी, जो यहाँ पे सीखे बेटा भी मेरा, उसका नाम है शाह हुसैन शाह। अब मुझे आप ये बताएं, आमिर खान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके जब वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता था, उसको प्रोफेसर ने चौधरी ने उसके बाप को इसको बुलाया अपने होटल में, उसको बुला के तेरे बेटे को पाकिस्तान से खिलाओ, तेरा बेटा ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हुसैन शाह साहब, ये जो जिक्र आपने जिक्र किया, ये तो पुरानी बात है ना कि उनसे पहले क्या होता रहा, ये उनके भाई का करते रहे। अगर बात यहाँ पे पर्सनल की जाए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आमिर खान को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी फैमिली में क्या उनके मामला है। अगर आमिर खान को देखा जाए पर्सनली, तो आमिर खान तो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर वो उनके बकौल, और गवर्नमेंट भी इसकी जो है प्रूफ भी है हर जगह पर कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बॉक्सिंग के जिम्नेजियम बना रहे हैं। मैं भी आता हूँ नहीं, यहाँ पर वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, इसके साथ वो यहाँ पर जो है यहाँ पर बॉक्सिंग का वो पूरे कोर्ट बना रहे हैं। तो इस पर जो है उनकी इन्वेस्टमेंट तो है ना, पाकिस्तान में वो कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं पाकिस्तान को। भाई मगर वो उसको मेरे को गवर्नमेंट देवे ना, ये काम तो गवर्नमेंट का है। देखिए पर्सनल लेवल की बात हो रही है ना कि वो पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया और उन्होंने क्या किया, ये सवाल है। अच्छा वो पैसे वाला है, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? आप मुझे बताएं, वो पैसे वाला है, लेकिन देखिए उन्होंने ना पैसे पे बात की ना इन्वेस्टमेंट पे। उनका एक सवाल जो मैं आपसे खुद भी पूछना चाहती हूँ कि आपने अपना एक बड़ा जबरदस्त करियर गुजारा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बहुत से मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आए, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा और मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ रह के नौजवानों को ट्रेन किया जाता, नौजवानों की ट्रेनिंग बाकायदा प्रोफेशनल लेवल पर करवाएं आप, तो डेफिनेटली उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और असल सवाल भी यही था।
मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, कोई ऐसा मेरे को भी फॉर्म मिले, कोई ऐसा रास्ता मिले मुझे जो मैं आऊं वहां पे, वो आके मैं क्या करूं? यहाँ नौकरी वोकरी सारी खत्म करे आ जाऊं वहां पे, या क्लब जिम में जाकर ट्रेनिंग कर, वो भी खत्म हो जाएगा मेरा। पहले कोई मैं पेज देखूं, कोई जगह देखूं, कोई मसला देखूं, फिर मैं आऊं ना वहां पे। अच्छा शाह साहब, आप ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि मैं कहाँ लगाऊं। आमिर खान साहब जब आते हैं तो उनकी गवर्नमेंट के लेवल पे मुलाकातें होती हैं, वो फिर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है, जगह भी देती है जहाँ पर वो अकेडमी बना सकते हैं। कभी आप जब आए हों, कभी आपकी किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात हुई है कि हम यहाँ पर कुछ काम कर लें इकट्ठे मिलकर? तो बहुत सारे बोल रहे हैं, बहुत सारे बात बोल रहे हैं, अब मुझे बोल रहे हैं। और मुझे दूसरी बात ये, मुझे जब मेरा बेटा साउथ कॉमनवेल्थ गेम से मेरा सिल्वर लाया था स्कॉटलैंड से, मुझे उन्होंने जाके मेरा जिम बताया। उस टाइम में गजेरा था, डीजी था पाकिस्तान स्पोर्ट ग्रुप का, उससे मुझे बताया इस टाइम शाह ये तेरे नाम पे लगा हुआ है, तेरी तकलीफ भी लगी है तेरे नाम पे, अभी ये तैयार हो जाए तेरे नाम पे है, समझे ना? तो इसके बाद इन्होंने चेंज किया। मगर भाई मेरी 100 बात की बात। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको दुख है कि आपके नाम पर था वो जिम्नेजियम, फिर चेंज कर दिया गया, या कोई एक मैसेज जो गवर्नमेंट को आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें, वो क्या होगा? तो ये मैं बोल सकता हूँ भाई कि मेरे नाम पे क्यों हटाया। मैं आऊंगा पाकिस्तान, मैं पूरी लाइफ इधर नहीं गुजारूंगा ना, साल 2 साल में मैं आऊंगा पाकिस्तान, और मैं वहाँ ट्रेनिंग दूंगा बच्चों को, लड़कों को ट्रेनिंग सिखाऊंगा बॉक्सिंग, जो मैं यहाँ सीखा हूँ। पहले मैं खेलता था, अब मैं कोच हूँ यहाँ पे। अच्छा हुसैन शाह साहब, आपने जिक्र किया आमिर खान का कि उनके पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास भी स्किल्स हैं, चलिए ठीक है पैसा कम है कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि वो आते हैं यहाँ पर आके गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं और वो इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहते हैं। आप अगर सिर्फ ये जो जिम्नेजियम का तख्ती हटाने के अलावा जो दूसरा सवाल ये है कि हमें आपके स्किल्स चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, ठीक है पैसे नहीं है कोई बात नहीं, वो कोई और लगा देगा, लेकिन आपकी स्किल्स यहाँ पर अगर अवेलेबल होंगी, अगर आप यहाँ पर मिलेंगे, यंगस्टर्स को आकर ट्रेनिंग करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो बेहतर नहीं होगा? तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैं आऊंगा ना, किस हाल में आऊंगा मैं पाकिस्तान, मैं पूरी लाइफ तो नहीं करूंगा यहाँ, मैं आऊंगा, मेरा बेटा भी आएगा, मेरा बेटा यहाँ पे जोडो में उससे भी कोर्स किया हुआ, जोडो सिखाएगा वहाँ पे पाकिस्तान में, और मैं बॉक्सिंग सिखाऊंगा वहाँ पे। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, We really appreciate आपकी खिदमात जो पाकिस्तान के लिए हैं, जहां जहां आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, नाम रोशन किया, हीरो हैं आप हमारे, लेकिन वैसे ही आमिर खान भी इम्पोर्टेंट हैं, ये बात तो आप भी समझते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया नहीं किया। जी जी, कब पाकिस्तान के नाम पे खेला? पाकिस्तान के नाम पे कब खेला? पाकिस्तान लेवल पर नहीं खेला, लेकिन असल सवाल तो पाकिस्तानी यूथ का है ना, फ्यूचर का है। अब फ्यूचर में अपनी स्किल्स कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के नाम पे कब खेला हो? वो बात फिर अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर सवाल जो आप आमिर खान से पूछना चाहें, क्योंकि वो आप साथ तो नहीं आए, लेकिन हमारे साथ इंशाल्लाह कल होंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर सवाल जो आप उनसे पूछना चाहें हमारे थ्रू, वो क्या होगा? मैं ये पूछूंगा भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं खेला, मैं उसको यही बोलूंगा, तू पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान है, मेरा बेटा भी इंग्लैंड में पैदा हुआ है। कल सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान में अब रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इंशाल्लाह कल हम जरूर पूछेंगे उनसे। मेरा बेटा शाह हुसैन शाह, वो भी इंग्लैंड में पैदा हुआ है, वो पाकिस्तान तो खेल रहा है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एंड लेट्स सी अब आपके इन सवालों का जवाब आमिर तरह से देते हैं। जो एक सवाल मुझे आमिर खान का वैलिड लगा, वहीं इनका भी वैलिड लगा कि आमिर खान ने कभी खेला नहीं है, ऑल्दो उनसे कांटेक्ट भी किया गया कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, स्किल्स को उन्होंने कहा है कि मेरे स्किल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर इन्होंने क्या किया है हुसैन शाह साहब ने, ये कि उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करवाया वहाँ पर होने के बावजूद, जो कि बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल सही। चलें जी, इसका जो क्लोजर है वो हम आपको कल देंगे जब हमारे साथ आमिर खान मौजूद होंगे। फिलहाल हमें ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि हम जिक्र करते रहते हैं कि इस वक्त कोरोना क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो एक तरफ तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फिर मुखैर हजरात फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही NGOs का रोल सीमल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NGOs का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो उसके साथ उनका नेटवर्क बड़ा बेहतर होता है पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर बात की जाए। इसके साथ साथ उनका जो नेटवर्क के साथ जो उनकी एक रीच होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्शन अगेंस्ट हंगर भी पाकिस्तान में काम कर रही है, जो कि फाउंडेड है
पेरिस में 1979 में, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन काम कर रही है हंगर को ख़त्म करने। बिल्कुल 200 मिलियन पीपल जो है वो इसके साथ जुड़े हैं, जिनकी ये लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हंगर फाइट या हंगर एक जो जिसे कहते हैं ना क्राइसिस, ये बहुत बुरी तरह ह्यूमैनिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। इस वक्त हमारे साथ ACH एक्शन अगेंस्ट हंगर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाली जेनिफर इनकराम खान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान में किस तरह से काम कर रही है, और ख़ास तौर पर कोरोना के सिनेरियो में जो हंगर फाइट है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गई है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है और लोग खाने पीने की चीज़ों को तरस रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट और जैसे अबूज़र ने कहा कि मुखय्यर आज़ाद भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो विल वेलकम जेनिफर इनकराम। हेलो जेनिफर, आई होप यू आर वेल एंड आई होप यू कैन हियर अस। Yes, I can hear you and I'm very well, thank you. Thank you so much for joining in, Jennifer. What kind of work this organization is working in Pakistan? We have this scenario, especially in Corona, the hunger fight. So how is gonna ACH help us? Okay, so ACF was actually, as you mentioned, started in Pakistan. Our main focus is about ending hunger around the world. And within Pakistan, that is both hunger as well as nutrition. So around 1 in every 2 children in Pakistan is suffering from one form of hunger or another. That includes wasting, stunting, and general food insecurity. And this was before the crisis. So we've been working alongside the government, working alongside communities in order to respond to their needs. That means that we've been supporting them through treatment programs where children are suffering from severe acute malnutrition, as well as trying to resolve the underlying causes of that hunger. And in Pakistan, we've been working with the European Union. This is one of our flagship programs in Sindh. And we've been supporting in 8 districts, doing outreach, treatment, and changing the behaviors of people so that they're no longer suffering from hunger. Okay, Jennifer, as you just mentioned that you are working really good all over the world for hunger and to support the people around the world. If we speak specifically about Pakistan and the corona crisis that we are suffering from, it will affect our economics as well. So how are you planning to deal with this? Yes. Indeed. So I think that there's 2 crises here in Pakistan. One is the COVID crisis, the health aspect. The other, the repercussions of the lockdowns, which are essential to reduce the health aspect, but which will result in severe economic crisis within the country. Now, as I mentioned, 1 in 2 children already is suffering from hunger in Pakistan, and this situation is being exacerbated right now. So our focus right now has been on ensuring that our nutrition programs can go on. This is crucial because these are life-saving programs and they run throughout the country. And we've been working alongside particularly the KP government and the Sindh government to do that. Good. Furthermore, we've been making sure that our staff are safe. So we were already responding in Baluchistan, for example, to an emergency crisis. So now we've adapted that response to ensure that there's hygiene items there, that there's the relevant PPEs, the relevant masks, the relevant gloves, so that both the communities and our staff are safe. And I think it's very important from Baluchistan to Punjab or Sindh or KP. You know, there are far areas. What kind of challenges are you facing while providing such assistance? I think one of the biggest challenges right now is the fact that we globally do not know this crisis. We do not know what COVID is, and we're still coming to understand it. So each day the guidelines are changing. Now, the role of INGOs, which is supporting the government to adapt to those changes very rapidly. The other side of it is that communities are facing things that they've never faced before. And the guidelines that are coming globally are obviously been adapted as per the countries that were first affected, mainly developed countries. So countries like Pakistan, which are within the lower medium income countries, they are facing a different type of crisis. Right, as you just mentioned that... So we're trying to support the communities to find a response. Yeah. Okay, as you just mentioned, Jennifer, that the countries like Pakistan are suffering more because of economics as well. So what are your plans and what is your idea that what are you going to do once the corona crisis is over, and obviously there will be an economic crisis as well. So what are your plans to deal with this?
I think the first thing we have to bear in mind is that coronavirus will go on for a long time. These are the global projections. It will not be ended in a month. Yeah. It will be ended in years potentially. And I think that the important thing is that we consider how we ensure the socioeconomics are not affected in that time. So we're supporting the government with policy, we're supporting communities by giving cash grants, by helping them to find solutions for themselves. So it doesn't all have to be that it's centralized, the decision making. Communities have an ability to respond if they organize. And I think that that's what we're trying to support communities with, the awareness on how to respond and how to reduce their risks. So simple things such as, how can farmers conduct their harvest without facing the risks of corona? Obviously they're having to go to the fields, but they can organize themselves in village-wise groups. They can be making sure that they're aware of what are the symptoms and what they should do if the symptoms arise. So this is the kind of thing that Action Against Hunger is supporting the government to do. Yeah, that's right. And obviously an organization or even civil society plays an important role to help this pandemic. Since it's a pandemic, it's not just in Pakistan, it's not just in UK, it's all over the world. Exactly. And UK has been a bigger hotspot lately. So how's your organization, helping people there? And since you're from UK, so you would know what kind of scenario they are facing there. Sure. So actually, my organization does not work directly in the UK, but they do work directly in France. And similar kind of approaches there, that they're trying to ensure, because our focus is hunger and we understand hunger very well, we're trying to ensure that systems are in place and policies are in place to support those which will be immediately affected, as well as in the longer term. Because we will, as I said at the beginning, we will end up with two crises, the COVID crisis and the socioeconomic crisis. And this is worldwide, but obviously places which already had hunger issues will face this even more prominently. Right. Jennifer, as you were just mentioning that Pakistan will face more issues because of the economic crisis that we are going through. We are also thankful to your organization that you are working for in Pakistan. Besides the NGOs, how do you see the role of civil society, the people of Pakistan in this crisis, and what do you expect from them? I think that civil society in Pakistan is very active, and I think we need to not consider always that everything will come, as I mentioned, from a central, from an NGO perspective necessarily. It can be done by communities themselves. So it's about making sure that they're aware of what can be done by themselves, because we know that this crisis, it is stretching everybody globally. There is usually there's one crisis, so every country is able to fund that crisis. Right now we're looking at a crisis in so many countries, it's not going to be possible to fund every need in every country. So people will have to self-adapt. Yeah, thank you so much, Jennifer, for being with us. And I think you've stated it clearly that information and awareness is most important, even for civil society. जैसे civil society aware कर देंगे तो हमारे helping hands increase कर जाएंगे. और सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ NGOs इनका काम नहीं है, ये आप सबका काम है, और हम उम्मीद करते हैं कि सब इसी तरह मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान के लिए इस ग्लोबल क्राइसिस में. बिल्कुल सही. इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं. दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. जैसे कि हम क्योंकि कोरोना क्राइसिस है तो सिचुएशन भी इसके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है. हमारे शोज़ की भी पूरे दुनिया में इस वक्त हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रही है. तो जो बिजनेसेस कोरोना की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, उनमें बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि शायद वो रिकवर जल्दी कर जाएंगे. कुछ ऐसे सिमिलर बिजनेसेस हैं जो कि शायद ऐसे लग रहा है कि वो जल्दी रिकवर ना करें, जिनमें मुझे जो लग रहा था वो है फैशन इंडस्ट्री. बिल्कुल, डेफिनेटली फैशन इंडस्ट्री पहले भी लोगों के लिए लग्जरी थी, लेकिन अब आई थिंक उसकी परसेंटेज में इजाफा हो जाएगा. जो लोग ये समझते होंगे कि ये अब एक एक्स्ट्रा लग्जरी कंसीडर होगी. ऑल्दो इट्स एन इंडस्ट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में ममालिक की पहचान, उनके कल्चर की पहचान ऑब्वियसली थ्रू फैशन इंडस्ट्री भी होती है. लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्राइसिस का शिकार हो जाएगी. हम कुछ डिज़ाइनर्स से भी बात कर रहे थे एंड दे आर शोइंग द सेम कंसर्न. इस वक्त हमारे साथ मुनीब नवाज मौजूद हैं, मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं और फैशन इंडस्ट्री से बहुत सालों से उनका ताल्लुक है. उनको हम खुशामदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम मुनीब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मुनीब. सबसे पहले तो लॉकडाउन डेज कैसे चल रहे हैं आपके? क्वारंटीन टाइम कैसा चल रहा है आपका?
क्वारंटीन जी बड़ा स्ट्रिक्ट और अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बट यू नो उसके अंदर शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, बट आई थिंक अब एक ये रूटीन सी बनती जा रही है कि अच्छा इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम ये करना है। सो आई थिंक अब स्लोली एंड स्टेडीली एवरीबॉडी इज फिगरिंग इट आउट। लेकिन होता ये है कि जैसे ही हमें पता लगता है कि अब खुलने वाली है, कुछ लॉकडाउन खत्म होने वाला है, उसी दिन एक्सटेंड हो जाती है, तो वो एक जो लिम्बो सी है ना, उसके अंदर बड़ी टेंशन चल रही है। ठीक है, सही। मुनीब, जैसे कि ऑब्वियसली सभी इकोनॉमीज इस वक्त डिस्टर्ब हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कोरोना की वजह से। आप अपनी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, फैशन इंडस्ट्री की, कैसे देखते हैं इसको, कितना इसको अफेक्ट हो सकता है और इससे निकलने के लिए कोई प्लान बनाया आपने? यार इसके अंदर अफेक्ट तो बहुत हो चुका है, लेकिन ये इफेक्ट जो है ना उसको हर तरह, उसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इसमें अच्छाई भी बहुत है, इसमें बुराई भी है। बुराई पैसों की है, बुराई इकोनॉमी की है, बुराई सुपरफिशियल चीजों की है। अच्छाई आप ये देखो कि आप बाहर निकल के अब अपने शहर का आसमान देखो तो आपको पता चलेगा कि आसमान कितना साफ हो गया। तो एनवायरमेंटल जो क्लीनलीनेस जिसकी जरूरत थी, पिछले 20 सालों से हम लोग बात कर रहे हैं कि जी रिसाइकलिंग, रिड्यूस कार्बन एमिशन, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारी फैक्ट्रियां, हमारी दुनिया की फैक्ट्रियां 365 दिन डबल शिफ्टों पे चल रही हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाईजान हमारे दरख्त कट रहे हैं, हमारे बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ रहा। अब हम लोगों को ये पहली दफा जिंदगी में मौका मिला, जो कि हर 100 साल बाद मिलता है रफली स्पीकिंग। 1918 में, 1807 में, 1808 में ये हमें मिला मौका कि हम ये सोचें कि हमने आगे बढ़ना कैसे। हमारा बिजनेस मॉडल जो है ना इस साल का, कल मेरे एक दोस्त से इसी बारे में बात हो रही थी, उसने कहा ये कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको 365 दिन चाहिए जस्ट टू सर्वाइव। मतलब आप 30 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते अपनी जिंदगी से, अपने एक महीना हमें ऐसे कर देना चाहिए। ये जो आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ना, आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा जब उनके बिजनेस को हिट पड़ेगी। और बड़े नाम, बड़े डिजाइनर्स, फैशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो सरवाइव कर जाएंगे, लॉस होगा लेकिन सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो छोटे डिजाइनर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो खुद काम करना चाह रहे थे इस इंडस्ट्री में आकर अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आई थिंक दे वुडंट बी एबल टू सर्वाइव पोस्ट कोरोना सिनेरियो। आप क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक वो बहुत आसानी से सरवाइव कर जाएंगे। देखो सर्वाइवल होता ही थोड़ी सी फिट लोगों के लिए, सर्वाइवल हर इंसान के लिए नहीं है। बिजनेस इन इटसेल्फ हैज अ वेरी हाई फेटालिटी रेट, बहुत ज्यादा फेटालिटी रेट होती है बिजनेस में से। मतलब 100 में से कोई 6 बिजनेसेस सर्वाइव करते हैं, उसमें से भी कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है। सो बिजनेस का नेचर ही बहुत रिस्की है, इसको डेफिनेशन ऑफ रिस्क ही कहते हैं। सो उसके अंदर होना यह है कि छोटे लोग जो अपने बिजनेसेस को भी बहुत कंट्रोल्ड ओवरहेड्स के साथ चला रहे थे, वो सरवाइव क्या, वो थ्राइव भी कर सकते हैं। जो बहुत बड़े हैं ना, जिनके ओवरहेड्स अनकंट्रोलेबल थे और उनके बिजनेस मॉड्यूलिंग रोज की सेल के ऊपर थी, वो ज्यादा अफेक्ट होंगे। और उनमें से बहुत सारे ब्रांड्स जिनका दिल से पैशन ड्रिवन नहीं थे ना, वो मुझे लगता है अफेक्ट होंगे। देखो जब भी दुनिया में इस तरह की रिसेशंस और डिप्रेशंस आई हैं, उसमें ये इंडस्ट्री चलती रही है, फैशन की इंडस्ट्री ग्रो ही की है, लेकिन फैशन के प्लेयर्स चेंज हुए। सो अब द पीपल हु आर फैशन डिजाइनर्स एंड थिंकर्स, दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द। ठीक है, आप जिक्र कर रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री का, क्योंकि वो अफेक्ट हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ इनिशियली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बड़े बिजनेसेस हैं वो इतना अफेक्ट ना हो। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिनके अंदर वो ड्राइव होगी उस काम को करने की, तो वो इम्प्रोवाइज़ भी कर लेंगे। इम्प्रोवाइज़ की अगर बात की जाए तो कितना इसमें चांसेस है कि जो बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस एक्सपेक्ट की जाती थी, वो क्या कम होने जा रही हैं? आपको लग रहा है कि रिवाइज़ किए जाएंगे रेट्स, ताकि वो चीज़ें जो बनाई हुई हैं, जो कहते हैं ना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका क्या रेट रिवाइज होगा? आपको लग रहा है ऐसे? ये बहुत एक छोटा ऑपरेशनल बात आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल से फैशन को जब आप एक इंडस्ट्री कहते हैं तो इसको ये किसी का एक स्टॉक या किसी के एक प्रोडक्ट को नहीं हमें देखना, हमने ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट आगे क्या आना है। कोको शनेल और इस तरह के ब्रांड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनना शुरू हुए। कोको कोला का ब्रांड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनना शुरू हुआ। ये फूड लग्जरी बिजनेस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ जिंदगी भर, इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द फेरोज टिल नाउ, ये कभी कम नहीं। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारा राब्ता थोड़ा
कंफ्यूज सा हो रहा है। लेकिन मैं जो अभी जो आपने सवाल पूछा ना, उसके बाद जब वो जैसे वो जवाब दे रहे थे कि ये किसी पर्टिकुलरली किसी जी मुनीब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आई थिंक थोड़ा सिग्नल्स का इशू था जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा मुनीब, जैसे आपने जिक्र किया कि ये किसी एक ब्रांड, किसी एक आउटलेट, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, अगर हम सिर्फ लास्ट ईयर चले जाएं, हम 100 साल पीछे ना जाएं, हम लास्ट ईयर चले जाएं तो मार्च अप्रैल इज द सीजन जब भरमार लगी होती थी ब्रांड्स की। और आप भी समझते हैं, लॉन आ रही है, लॉन की डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, ये कलेक्शन आ रही है, वो कलेक्शन आ रही है, और एक पूरा जिसे कहते हैं ना मेला सा लगता है इस सीजन के दौरान, और अभी नहीं हो रहा। तो आई एम श्योर इट्स गोना हिट ऑल द ब्रांड्स और ओवरऑल इंडस्ट्री का हिट पड़ेगा इससे। देखिए, इंडस्ट्री पे हिट हुई है, ये आप मेरी बात को बिल्कुल गलत ना समझ लें। जी। इंडस्ट्री को हिट हुई है, होगी, और इसको रिकवर करने पे हो सकता है साल लगे, लेकिन ये वो इंडस्ट्री अब नहीं रहेगी जो आज से 1 साल पहले थी। आज से 1 साल पहले का जो बिजनेस नॉर्म था वो आज नेचर ने चैलेंज किया है कि ये नॉर्म ही सही नहीं था। जिस तरीके से हम लोग फैक्ट्रियां बना रहे थे, देखिए आप 1 साल पीछे जाके जब आप ये देखेंगे कि हम लोगों के पास 65 लॉन्च पर ईयर आ रही थी, आप उसी से 10 साल और 15 साल और पीछे चले जाए, हमारे पास 10 लॉन्च भी नहीं आ रही थी। हम लोगों ने एक इतना बूम लेके आए थे, इतनी स्पीड से लेके आए थे कि हमने अपनी एनवायरनमेंट को बौखला दिया था। बिल्कुल, बट आई होप कि वो जो बूम एकदम से ग्राफ ऊपर गया वो एकदम से नीचे ना आ जाए। अच्छा मुनीब, एक और जो है वो बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बहुत साल पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप सजेशंस देते थे कि डोंट्स ऑफ शूटिंग या फिर ड्रेसिंग, खासकर जो मेल के लिए। Obviously. हाँ जी, अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने सजेशंस तब दी, कुछ ऐसे आइडियाज़ अब आप दे रहे हैं, कुछ सजेशंस दे रहे हैं जो नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं कि वो कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो नई इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से उसको इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए पोस्ट कोरोना सिचुएशन के, या कोई टैक्सेस वगैरह में रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली फॉर फैशन इंडस्ट्री? अच्छा, सबसे पहली चीज का जवाब ये है कि जो डिजाइनर्स हैं उनका काम ही नेचुरली क्रिएटिव थिंकिंग होता है। अगर वो डिजाइनर क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर सोच नहीं रहा ना, तो वो फेल हो जाएगा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस वक्त एक नया HSY भी बन सकता है अगर HSY ने अपनी चीज सोचना छोड़ दी। हाउएवर मुझे लगता ये है कि HSY अपनी चीज हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी हु इज अ ट्रू क्रिएटिव टैलेंट कि वो आगे बढ़े और वो कोई नई चीज लेके आए। फॉर इंस्टेंस, आप प्रोटेक्टिव गेयर में कोई नई वो इनोवेशन ले आओ। आप अपने सूट्स के अंदर कोई ऐसा फैब्रिक लेके आओ, जैसे कल मैं इंडिया की एक रिसर्च पढ़ा था, इंडिया वालों ने कोई प्रोटेक्टिव गेयर के मर्दाना सूट्स बना दिए हैं या जनाना वो कुर्ते कमीजें बना दी हैं। आई थिंक दैट्स अ रियली ग्रेट आइडिया। सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट जो ये है आपकी गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं कि क्रिएटिव आइडियाज जो है सिर्फ वही वैल्यू भी ला सकते हैं और वही आपका सर्वाइवल भी होगा। मुनीब, आपने प्रोटेक्टिव गियर्स की बात की, किट्स की बात की। वी वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फैशन इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन दिस नाउ। कुछ ना कुछ अपने लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फ्रंट लाइनर्स के लिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, और उसके अलावा आम लोगों के लिए भी। इज मुनीब नवाज थिंकिंग ऑन दीज पैरामीटर्स, या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? हम लोगों ने जी, मैं एक्चुअली वो वाला हूँ कि मैंने वो तस्वीरें नहीं लगाता इस तरह की चीजों की, बट हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। I've been doing this for a while. मैंने मेरे दोस्तों की जो भी तहसील थी, जो 2-4 दोस्त हैं जो हेड करें कुछ एरियाज को, उन्होंने मुझे कहा कि यार यहाँ पे हमारे मेडिकल स्टाफ के पास कम है किट्स, तो मैंने उनको बनवा के भेज दी हुई है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। वी नीड दीज काइंड ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी जो अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हो। तस्वीरें लगाएं ना लगाएं, बस करते रहिए, अपना रोल जरूर अदा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। तो सिमरन से मुनीब ने जिक्र किया का रोल होता है, वो जरूरी होता पिक्चर के ऊपर दिखाया जाए, तो ये बेसिकली आपके अंदर होनी चाहिए बात कि जस्ट सर ये जरूरी है कि वो सोशल मीडिया पर। लास्ट क्वेश्चन में ना मेरे जख्मों पे नमक भी छिड़क दिया कि मुनीब नवाज हमेशा फॉर मेन एडवाइस भी देते हैं, फैशन में काम भी करते हैं। मैं हमेशा ऑफ एयर उनसे ये बात लड़ाई करती हूँ कि आपको फीमेल्स के लिए भी काम करना चाहिए, और वही हो गया। वेल, ये थे हमारे साथ मुनीब नवाज। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना सिनेरियो में बहुत सी जगह, बहुत सी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई हैं, लेकिन ऐसे ही जो सबसे वनरेबल प्लेस कंसिडर की जाती है दैट इज़ अ हॉस्पिटल, जहाँ पे या तो कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल, और ऐसे में ही इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं अपना, और जहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी अपना एक रोल है। उसमें सर-ए-फहरिस्त इस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिसके चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। थैंक यू। कैसे आप इस सिचुएशन को, अगर शौकत खानम की स्पेसिफिक बात की जाए, डील करें, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है प्रेशर है, लोड बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त कोरोना क्राइसिस भी है, तो कैसे मैनेज किया जा रहा है? अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले हमने ये किया कि हमने अपनी जो फैसिलिटीज़ थी कोरोना के लिए वो एक्सपैंड की। सबसे पहले हमने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की फैसिलिटी गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड की, जिसमें हमने फ्री टेस्ट्स किए बहुत सारे और अभी भी कर रहे हैं। फिर हमें ये था कि हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, उनको खुदा न खास्ता अगर कोरोना हो तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है उनके लिए। तो हमने जो इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट है हमारा, उसको बढ़ाया, उसमें वेंटिलेटर वाले बेड्स और एक्सपैंड किए। फिर हमने सोचा कि ये हम क्यों ना बाकी पब्लिक के लिए भी इसको एक्सटेंड करें, तो अब हमने 35 बेड्स का इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया है हॉस्पिटल में, जिसमें ना सिर्फ हमारे अपने मरीज़ बट कोई भी अगर शहर से या कहीं से भी आए जिसको वेंटिलेशन की ज़रूरत हो तो वो वहाँ दाखिल हो सकते हैं। That means it's open for all। अगर आपको कोरोना खुदा ना खास्ता की शिकायत है या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो they can report to SKMT। Absolutely। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे कैंसर पेशेंट्स है नेचुरली, बट कैपेसिटी हमने अभी तक तो इतनी एक्सपैंड की है कि हम और भी मरीजों की मदद कर सकते हैं। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था व्हाइल वॉचिंग द पेंडेमिक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्ट कर रहा है लोगों को। अब इसमें SKMT चूंकि स्पेशलाइज्ड है कैंसर के लिए और एक ऐसे पेंडेमिक को भी टैकल करना बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ा मुश्किल है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कैपेसिटी कितनी बढ़ाई गई है? या जैसे मैंने कहा ICU के तो हमने तकरीबन 3 गुना बेड कर लिए। हमने कैंसर सर्विसेज को कुछ रिस्ट्रिक्ट किया, तकरीबन 2 हफ्ते हमने नए पेशेंट्स बिल्कुल नहीं लिए कैंसर के, लेकिन अब हम दोबारा नए कैंसर के पेशेंट्स भी हमने लेने शुरू कर दिए। इस दौरान मुसलसल कीमोथेरेपी जो दवाइयों से इलाज होता है कैंसर का और बिजली की शुआओं से रेडिएशन की ट्रीटमेंट वो मुसलसल जारी रही है। और 100 से 150 मरीजों का रोज़ वो इलाज चलता रहा है कैंसर के पेशेंट्स। जी बिल्कुल। और सर्जरी भी कैंसर पेशेंट्स के लिए हम अभी भी जारी रखी हुई है। प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है SKMT की वो तो चल रही है, लेकिन हमने उसके अलावा एक पूरा वार्ड डेडिकेट किया कोविड पेशेंट्स के लिए। अगेन अपने या कोई बाहर से आए तो ICU के अलावा एक पूरा वार्ड हमने उसके लिए भी डेडिकेट किया हुआ है। आसिम साहब, आपने जिक्र किया वार्ड जो है जहाँ पर वेंटिलेटर्स वगैरह भी सब कुछ आपने वहाँ पर सेटिंग करवा दी है अपनी बेहतर तरीके से। अब बात अगर जो आउटडोर पेशेंट है कोई आ रहा है कोरोना का टेस्ट के लिए, वो भी फैसिलिटी आपने रखी थी, वहाँ पर कैंप भी आपने लगाया है, उसमें डेली कितनी आपको लग रहा है इनफ्लो कितनी ज़्यादा है, क्या प्रेशर कितना है? जी हमने कैंप अपने ग्राउंड्स में लगाया जिसमें कोई भी हमारा अपना मरीज़ या कोई और कहीं से भी आए जिसको सिम्टम्स हो या शक हो तो वो हॉस्पिटल के अंदर जाने की बजाय वो पहले कैंप में आते हैं जो कि ग्राउंड्स में ही है हॉस्पिटल के। उसमें तकरीबन 150 तक रोज़ाना आते हैं, 120 और 150 के दरमियान। और उनमें से जिनकी हमें क्लिनिकल ग्राउंड्स पे हमें लगे कि इनको टेस्ट करने की ज़रूरत है उनका टेस्ट होता है। वो सारा शौकत खानम खुद पे कर रहा है उसका, वो हम इंटायरली हमारे फंड से वो सपोर्ट हो रहा है। और अभी तक कंप्लीटली या उसमें भी तकसीम रखी जाती है कि कौन डिजर्विंग है या कौन नहीं? उसमें हमने क्योंकि हमारे अपने मरीज हैं तो वो तो वैसे ही सपोर्टेड हैं, और अगर कोई वैसे आए तो उनका भी हम फ्री करते हैं। आज तक हमने कैंप में टेस्ट हो रहा है, दोनों चीज़ें। तो स्क्रीनिंग होती है, असेसमेंट होती है डॉक्टर्स और नर्सेज से, और जिनका क्राइटेरिया के मुताबिक लगे कि इनका टेस्ट होना है उनका टेस्ट वहीं पे उसी वक्त किया जाता है। वैसे 8,000 रुपए बिल्कुल एब्सोल्युटली वो फ्री कर रहे हैं। अभी तक हम 40 लाख से ज़्यादा रुपए का फ्री टेस्ट वहाँ कर चुके हैं। That's amazing। और ऑब्वियसली ऐसे लैंडमार्क्स शौकत खानम के हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं जो गरीब लोगों को महंगा से महंगा इलाज मुफ्त प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त हम सिर्फ कैंसर के खिलाफ जंग नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम अपने डोनर्स और सपोर्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अब ज़कात का सीज़न आ रहा है तो रमज़ान भी है, तो हम चाहते हैं कि ज़कात दोनों चीज़ों के लिए वो हमें दें। अभी कितने परसेंट लोग जो हैं वो कोरोना से एडमिटेड हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स जो? तो हमारे कोरोना वार्ड में इस वक्त 7 मरीज़ हैं जो दाखिल हैं, और ICU में 1 मरीज़ है जो कि इस वक्त वेंटिलेटेड हैं।
अल्लाह का शुक्र है अब माशाल्लाह उनकी कुछ हालत इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेटर पे हैं और बहुत क्रिटिकली। अच्छा, जब अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है और कैंप में आता है और आपको सस्पेक्टेड लगता है कि ये इसको हो सकता है, टेस्ट करके आप उसको भेज देते हैं या फिर उसके लिए कोई ऐसा जगह रखिए कि उसको 2 से 3 दिन, जितने दिन में टेस्ट का रिजल्ट आता है तब तक उसको रखा जाए? सो ये उनकी तबीयत के ऊपर बेस्ड होता है। अगर उनकी तबीयत ठीक है, बुखार है, गला ख़राब है, लेकिन ज़्यादा सांस में ख़ास तौर पे मुश्किल नहीं है, तो उनको टेस्ट करके हम रिटन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने घर में जाके अकेले में रहना है, आइसोलेट करना है, और अगले दिन, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग टाइम 24 घंटे है, तो हमारे ही डॉक्टर हर मरीज़ को फ़ोन करके बताते हैं खुद कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं, अगर पॉजिटिव है तो उनको कहते हैं फिर आपने पूरे 7 दिन या 14 दिन वो जो गवर्नमेंट को जाके बताना होता है कि, और फिर वो हम बताते हैं, फिर आप करना, वो तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो भी टेस्ट होते हैं हम रोजाना पंजाब गवर्नमेंट को या अगर KPK के हैं तो वहाँ को, लोकल गवर्नमेंट को हम सारे बताते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग इज द प्राइम एलिमेंट, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी कर रहे हैं, क्वारंटीन में भी हैं लोग। अब ये भी कहा जाता है कि जो पहले से किसी बीमारी में पेशेंट्स हों, दे आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपोज्ड फॉर दिस वायरस। सो कैंसर पेशेंट्स तो बहुत ज्यादा बॉर्डर लाइन के ऊपर होते हैं, उनका किस तरह ख्याल रखा जा रहा है कि क्योंकि पेशेंट आ भी रहे हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं और बहुत तेजी से ये स्प्रेड भी करता है? सो दैट्स राइट। सो इसीलिए जैसे मैंने कहा कुछ देर हमने कैंसर पेशेंट्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट की थी। उसके अलावा अब हमने अपॉइंटमेंट्स इस तरह दी हैं कि एक वक्त पे बहुत सारे मरीज ना आए, उनको स्टैगर करके थ्रू आउट द डे दी दोबारा शुरू किया। जी बिल्कुल, वेल कीमोथेरेपी और रेडिएशन तो हमने बंद ही नहीं कभी की, तो वो इसी तरह स्पेस आउट थोड़ा सा किया ताकि एक वक्त में बहुत ज़्यादा रश ना आए। दूसरा, हमने आउट पेशेंट क्लिनिक पहले तो बंद कर दिए थे, लेकिन अब 2 हफ्ते से हमने टेलीमेडिसिन के ज़रिए क्लिनिक शुरू किए हुए हैं, और इस वक्त हम तकरीबन 300 मरीज़ों को रोज़ाना क्लिनिक टेलीमेडिसिन के ज़रिए, टेलीफोन से या स्काइप या व्हाट्सएप के ज़रिए करते हैं। उसमें हम फॉलोअप के जो पेशेंट्स थे जिनका ऑलरेडी इलाज हो चुका है या हो रहा है उनको भी देखते हैं, और अब न्यू पेशेंट्स भी हम उसमें देख रहे हैं। ठीक है आसिम साहब, जिक्र मैंने आपसे ये भी पहले भी किया कि किस तरह से ओवरऑल जो शौक़ खाना में कैंसर के पेशेंट्स को भी देखते हैं आप, फिर उसके अलावा अब आप पे ऊपर एक प्रेशर आ गया है ये कोरोना के केसेस का, दीगर जो मसाइल हैं, डिजीज़ हैं, उनका भी एक आपके पास पूरा अवेलेबिलिटी है, सेक्शंस हैं जो कि लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग आपके पास फैसिलिटी हैं, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो भी सब बंद है या फिर वो पे ओपन है? जो डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी जैसे हो गई या न्यूक्लियर मेडिसिन हो गई, वो जो इमरजेंसी के लिए हैं अभी वो खुले में हैं। बाकी जो हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़रूरत है वो हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो ब्रॉडर क्वेश्चन है, वो हमारे कैंसर पेशेंट्स तो तकरीबन 75 से 80% हम फ्री इलाज करते हैं। उसके लिए ऑन्कोलॉजी या कैंसर स्पेशलिस्ट के अलावा बहुत सारे और भी स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत होती है, पेट के माहिर, दिल के माहिर, हड्डियों के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स, बिल्कुल, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। सो वो सर्विसेज हमारे पास नॉन कैंसर के लिए भी अवेलेबल है अगर कोई अवेल करना चाहे, और वो शुरू से हैं। आपने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की भी बात की, तो हम काउंसलिंग सेशंस भी अरेंज करते हैं अपने स्टाफ के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, और अब हमने उसके लिए भी टेलीमेडिसिन क्लिनिक्स शुरू किए हैं, क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, तो वो भी एक सर्विस है जो हम डॉक्टर्स को बूस्ट करने के लिए, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को बूस्ट करने के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ इट। SKMT लोगों की हेल्प कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। इफ पीपल वांट टू हेल्प यू, हाउ कैन दे बी प्ले देयर रोल, और आपका एक मैसेज जो आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए, वो क्या होगा? हम तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा पब्लिक गुडविल और पब्लिक सपोर्ट से ही चली है, तो यही सबसे आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, हमारी बात सुनी। पब्लिक से हम ये चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट करते रहें, अपनी ज़कात अतियात हमें देते रहें, हमारे बारे में पॉजिटिव मैसेजेस जो आते हैं सोशल मीडिया में, ख़बरों में, वो एक दूसरे को स्प्रेड करें, व्हाट्सएप पे एक्सेट्रा। हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं कि वो कैसे डोनेट कर सकते हैं, कैसे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ पैसे से नहीं आप सपोर्ट करते हैं, आप अपने कॉलीग्स, दोस्तों से बता के, बात करके भी आप सपोर्ट करते हैं। पूरी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिम यूसुफ साहब, और ये ऐसा वक्त है नाज़रीन कि हम सबको मिलकर जो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।